हमारे इस चैनल पर और रुद्रा बायोलॉजी क्लासेस पर। अगर आप रुद्रा बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप रुद्रा बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले हम देखे थे ऑब्जेक्टिव, जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है, जीवों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे थे, पूरे 127 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और उसका अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको जाकर के देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव जो बात है वो आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम करेंगे बात, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर मेरा सेशन ये अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए, और हाँ एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि इस चैनल पे बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, दीर्घोत्तरीय हो, लघुत्तरीय हो या वीवीआई हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, आपको यहाँ हर तरह का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा, हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। और आज का जो पहला स्लाइड, पूरा का पूरा पीडीएफ है, स्लाइड बनाया है इसको, पीपीटी। इसी में थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो हम लोग रेगुलर वीडियो लेकर के आते। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो चलिए आज का पहला सवाल है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जीवों में जनन। तो जनन है क्या, रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन। एक हो रिप्रोडक्शन, एक है प्रोडक्शन। तो इसी शब्द को पहले समझिए, जनन और प्रजनन। तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसा नया जीव की उत्पत्ति करता है और अपने परिवार की वृद्धि करता है, यानी कि अपने प्रजातियों को बढ़ाता है, ठीक है। सोच लीजिए कि अगर मान के चलते मानव एक जाति है, ये मानव जाति का रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, प्रजनन करना बंद कर दे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर किसी भी तरह का मानव नाम का कोई निशान नहीं रहेगा। मानव जाति क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ताकि हमारा वंश वृद्धि हो। मान के चलते हैं कि हम हैं, हमने शादी किया और हमारा बाल बच्चा नहीं हुआ, तो मेरा वंश क्या हो गया, मेरा वंश रहा पति पर, जब तक हम थे हमारे पति थे तभी तक मेरा वंश रहा। उसके बाद मेरा बच्चा नहीं हुआ तो समझिए कि मेरा वंश यहीं पे खत्म हो गया। फिर मेरा भाई या जो जैसे हो, वो आगे वंश के वृद्धि जो होगा वो प्रजनन के बाद ही होगा। चलिए आते हैं, तो प्रजनन देखते हैं किस तरह का है। तो प्रजनन दो तरह का होता है, पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला होता है लैंगिक, अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल और इसको बोलते हैं लैंगिक को सेक्सुअल, और अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल। तो प्रजनन कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। और जनन के प्रजनन क्या है, तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करता है या जन्म देता है कि नहीं, और अपने परिवार की वृद्धि करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अलैंगिक जनन क्या है इसको देखते हैं, फिर लैंगिक जनन को देखेंगे, लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन को पहले हम लोग देख लेते हैं, अलैंगिक जनन है क्या। तो अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीज के, बिना बिया के नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। अब कैसे से सुन लीजिए, जैसे मान के चलते कि मुनगा रोपते हैं हम, सहजन जिसको कहते हैं मुनगा। मुनगा रोपने के लिए क्या करते हैं, बिया डालते हैं नहीं, उसको कहीं से काट लेते हैं, डंठल या डाउन कहीं से काट लिए, काट कर क्या करेंगे, जमीन में उसको गाड़ दिए। जब जमीन में उसको गाड़ दिए तो क्या हुआ कि वो एक पौधा के रूप में फिर से नया वृद्धि कर देगा। जैसे मान के चलते केथारी, इसको ईख कहते हैं, ईख का कोई बीज नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसका काट करके उसके तना में जो आँख बना होता है उसी को जमीन के नीचे दबा देते हैं और वो हो जाता है कि नहीं। तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग बिया का डालने की जरूरत नहीं है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि पौधे बिना बीज के नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। इसकी विशेषताएं ये भी है कि इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है, यानी कि एक ही पेरेंट्स, एक ही जनक भाग लेते हैं। जैसे हम इंसान हैं तो हम अकेले किसी जीव को जन्म नहीं दे सकते हैं, या कोई महिला है तो अकेले वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। इसके लिए क्या होता है कि अंडाणु शुक्राणु का मिलना बहुत जरूरी है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है।
निषेचन की प्रक्रिया तभी होगा जब मेल और फीमेल होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे, युग्मक। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है। इसमें तीसरा पॉइंट है कि इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोश का विभाजन होता है। हमने पिछले वीडियो में समसूत्री विभाजन बहुत बढ़िया से समझाए थे कि समसूत्री विभाजन कैसे होता है। कोश का विभाजन समसूत्री विभाजन में सम माने बराबर, सूत्री माने फार्मूला, माने बराबर भाग में बटे। मान के चलते कोशिका का संख्या 2 है तो अगला भाग में बटेगा तो कितना हो जाएगा, दोनों दो को बटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन आर सूत्री में क्या होता है, 2 है तो दोनों आधा आधा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 से 1। चौथा पॉइंट है कि अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें उत्पन्न होती है वह अनुवांशिकी गुणों में ठीक उनके जनकों के समान होते हैं। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन के बाद जो संतान उत्पन्न होगा वो बिल्कुल अपने जनक के जैसा ही होगा। चलिए अब लैंगिक जनन देखते हैं, लैंगिक जनन है क्या। ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होता है कि जीवों में नर और मादा यानी मेल और फीमेल की सहायता से संतान उत्पन्न करने की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा कि जीवों में नर और मादा की सहायता से उत्पन्न, नर और मादा की सहायता से संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन पौधा में भी होता है और जंतु में भी होता है। यह युग्मकों की सहायता से होता है, यह माता पिता दोनों से आता है। क्या आता है माता पिता दोनों से, युग्मक आता है, युग्मक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में गैमेट्स बोलते हैं। जैसे सिंपल भाषा में समझिए गैमेट्स है क्या, युग्मक है क्या, तो आप सिंपल से समझिए कि मान के चलिए कि अंडाणु और एक शुक्राणु। इस तरह पौधों में भी होता है। आगे देखते हैं कि यह पुनरुत्पादन का अधिक समय लेने वाला तरीका है। लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं होती है, डाइवर्सिटी होता है, म्यूटेशन होता है। क्या होता है ना कि जब इसका जब क्रोमोसोम जब अलग होता है तो गैमेट्स, जब गैमेट्स बनता है उस समय 46 से जब 23 होता रहता है तो आधा गुण, आधा ही डीएनए उसका, आधा ही जीन उसका आ पाता है और आधा अपने माता, आधा माता से और आधा पिता से मिलता है। जब वह दोनों जब निषेचन करता है ना तो दोनों क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर देखिए किस तरह से होता है, जब आप कोशिका विभाजन पढ़िएगा तो उसमें क्रॉसिंग ओवर इस तरह से होगा। ये आपका मान के चलते हैं कि चलिए ठीक से बना देते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए क्रॉसिंग ओवर क्या है और कैसे आधा आधा गुण आता है दोनों तरफ से। देखिए मान के चलिए कि ये क्रोमोसोम माँ का आया, ठीक है, ये जो हरा वाला है तो क्रोमोसोम माँ का है यानी अंडाणु का है, और ये लाल वाला जो है ये मान के चलिए कि पिताजी का है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 23 और 23, 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब देखिए कैसे खेल होता है। एक मतलब जो इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्नताएं आता कैसे है उसको हम लोग देखना है। तो जब ये ऐसे बना तो इस टाइम यहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ जीन इधर का इधर गया, कुछ जीन इधर वाला इधर गया। यहीं पे क्या हो जाता है कि जीन का आदान प्रदान हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है कि म्यूटेशन आ जाता है, विभिन्नताएं हो जाता है। समझे, ये चीज है। कभी कभी देखते हो कि चेहरा माता पिता दोनों में किसी का नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का क्रोमोसोम नहीं है, दोनों का डीएनए नहीं मिला है। वो जो अलग जो हो रहा है ना, जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग कोई कलर, 2 कलर लेते हैं, दोनों कलर को जब आपस में मिलाते हैं तीसरा कलर बन जाता है कि नहीं। तो ये तीसरा आ कहाँ से रहा है, इसी क्रोमोसोम के जब संलयन हो, जब दोनों एक साथ मिल रहा है 23 और 23 46, तो इस बिंदु को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉस कर रहा है, ओवर, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही विभिन्नताएं होता है। दूसरा चीज इसमें लिखा हुआ है पॉइंट में कि प्रजातियों की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है लैंगिक जनन। दूसरा चीज कि प्रोकैरियोट्स की तुलना में उच्च जीवों में इसके होने की संभावना अधिक होती है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, जब कोशिका जब पढ़िएगा तो उसमें देखिए कोशिका 2 तरह का होता है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है और प्रोकैरियोटिक
सेल क्या है, दोनों को समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि सिंपल मोबाइल है और एगो टच वाला मोबाइल है, एकदम सिंपल समझिएगा, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको समझने की जरूरत नहीं है और न रटने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स लिखा हुआ है और यूकैरियोट्स, जब कोशिका जब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि जीव दो तरह का होता है, एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। लेकिन कोशिका जो होता है वो दो तरह का होता है, दोनों समझिएगा डिफरेंस क्या है। कोशिका, कोशिका कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, एक यूकैरियोट्स और एक प्रोकैरियोट्स। आप पूछेगा कि जीव कितने तरह का होता है कोशिका के आधार पे, तो एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय, है कि नहीं। अब देखिए हम लोग यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स समझ रहे थे, तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि एकदम ठेठ देहाती में समझे कि मान के चलते आपके पास सिंपल मोबाइल है, तो सिंपल मोबाइल में क्या होता है कि सिस्टम बहुत कम होता है, फंक्शन कम होता है, लेकिन क्या मोबाइल वो है कि नहीं। उसमें सिंपल मोबाइल में क्या होता है कि हो सकता है वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं हो, फेसबुक मैसेंजर का फीचर नहीं हो, बटन वाला मोबाइल की बात कर रहे हैं, पुराना मोबाइल। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जब कोशिका होता है तो उसमें बहुत सारे अंगक जो होता है, जैसे मान के चलते कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, ओव्यूल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, ये बहुत तरह के जो अंगक हैं जो कोशिका के अंदर रहते हैं वो एब्सेंट होता है कि नहीं। अब क्या है कि अब यूकैरियोट्स का मान के चलिए कि बड़का मोबाइल है टच वाला, एक में क्या है कि सिस्टम सब सिस्टम है, वीडियो कॉलिंग करिए, फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, रील बनाइए, यूट्यूब वीडियो, सारा सिस्टम है कि नहीं। तो जो जिस कोशिका में सारा सिस्टम अवेलेबल रहे वो यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक जो होता है वो बहुकोशिकीय वाला में ज्यादा होता है। अब जो प्रोकैरियोटिक्स है उसमें सिस्टम कम है, लेकिन दोनों क्या है, कोशिका है। एक टच वाला मोबाइल भी मोबाइल है और एक सिंपल मोबाइल भी मोबाइल है, दोनों का मेन काम क्या है, बात करना, फोन करना, किसी से आसानी से बात हो जाए। कोशिका का भी यही काम है, जीव को जिंदा रखना, है कि नहीं। जैसे बैक्टीरिया है एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोट्स है। ऐसी तरह आगे हम लोग फिर बढ़ते चलेंगे, जब हम लोग कोशिका जब डिटेल से पढ़ेंगे तो कोशिका को बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है ना कि जैसे रट्टा नहीं मरवाना है, तो हम एक एक चीज को क्लियर करवाते जाएंगे हम, ठीक है ना। आपको यह ना लगे कि हम मेरा यह टॉपिक छूट गया, ये चीज समझ में नहीं आया, जो आपको समझ में नहीं आए ऊपर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए रविरंजन सर लिखा हुआ है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए कि सर जी इसका मतलब क्या होता है, हम बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। चलिए अगले और चलते हैं। अब देखते हैं अलैंगिक जनन कितने तरह का होता है। तो अलैंगिक जनन 6-7 तरह का होता है, 6 तरह के मान के चलिए, हम नॉर्मली 6 तरह इसमें ऐड किए हैं जहां तक कि हमारा मानना है, और कई किताबों में ढूंढने के बाद हमको ये चीज मिला है कि 6 तरह का होता है, ठीक है ना। तो पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है बीजाणु का बनना, स्पोर फॉर्मेशन, चौथा होता है पुनर्जनन, पांचवा होता है खंडन, छठा होता है कायिक प्रवर्धन, है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग अलैंगिक जनन जो देख रहे थे, अलैंगिक जनन होता है तो कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है अलैंगिक जनन, पिछले हम स्लाइड में देख लिए कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही जनक भाग लेते हैं, बीज का जरूरत नहीं होता है। और कई टॉपिक देखे, इसमें जनन में समसूत्री कोश का विभाजन होता है कि नहीं। अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होता है मानसिक रूप से गुणों में ठीक जनकों के समान होता है कि नहीं। चलिए तो अब लोग हम लोग आगे देखते हैं कि विखंडन है क्या, फिर मुकुलन क्या है, बीजाणु का बनना कैसे होता है, पुनर्जनन कैसे होता है, खंडन कैसे होता है, कायिक प्रवर्धन क्या है, टोटल चीज हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए अब विखंडन में आते हैं। विखंडन है क्या, विखंडन मन समझे कि बंटवारा, दो भाग में टूट जाना, है कि नहीं। मान के चलिए कि कोई चीज को मोड़ते हैं आप, तो दो भाग में मोड़ दिए, अब आपको माने कि नहीं इसको बहुत मनी भाग में मोड़ दे तो हो जाता है, मोड़ा सकता है। इसी तरह जीव दो या दो से अधिक वर्गों में विभक्त हो करके नए जीव का निर्माण करे तो यह क्रिया क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। जब कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो करके नए जीवों का निर्माण करे तो यह क्रिया क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि विखंडन होता है तो कितना तरह का होता है। विखंडन दो तरह का होता है, एक द्विवी विखंडन होता है, एक बहु विखंडन होता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि द्विवी विखंडन क्या होता है और किसमें द्विवी विखंडन होता है, किस प्रकार के जीव में द्विवी विखंडन होता है और किस प्रकार के जीव में बहु विखंडन होता है।
तो द्वि विखंडन में क्या होता है कि जनक जीव विखंडित होकर या विभाजित होकर के दो नए जीवों को उत्पन्न करता है। जैसे अमीबा एवं परमीशियम जैसे जीव इस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे देखिए, ठीक है। अब एक क्या है, एक आपका अमीबा था, ठीक है ना, इसका केंद्रक देखिए, ये जो आपका बीच वाला जो केंद्रक है, जैसे ही अमीबा थोड़ा सा विकास किया, अमीबा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो इसका केंद्रक क्या हुआ कि यह भी बढ़ा, केंद्रक भी इसका क्या हुआ कि शरीर के साथ यही बड़ा हुआ। जब जैसे ही जब केंद्रक और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से कट का निशान बनने लगा, यानी कि वो आगे क्या हो रहा है, विभाजन के लिए तैयार हो रहा है। जब ये बना तो क्या हुआ कि एक कोशिका था, ये क्या था, एक ही जीव था, लेकिन संख्या बढ़ा रहा है, कैसे, अपने ही को बांट करके। तो एक भाग में ये बटा और एक भाग में ये बटा, यानी एक और दो, यानी कि द्वि विखंड, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, है कि नहीं। तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन क्या होता है कि जब एक जीव अपने विभाजित होकर के दो नए जीव को उत्पत्ति करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन। एक किसका प्रकार है, ये अलैंगिक जनन का प्रकार है। आगे देखते हैं बहुविखंडन क्या होता है। बहुविखंडन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है कि नहीं, और जिसमें एक एकल मूल कोशिका को कई संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। वहां पे जो कोशिका था, केंद्रक था, वो क्या हो रहा था कि दो भाग में बट रहा था, लेकिन इसमें जो है कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो बहुत सारा भाग में विभाजित हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे देखिए, ये आपका कोशिका था, इसके अंदर ये जो केंद्रक था वो क्या हुआ कि छोटा छोटा केंद्रक में विभक्त हो गया। यही केंद्रक बड़ा होकर क्या किया कि एक नए कोशिका को निर्माण कर दिया, जिसको हम लोग माइक्रोजाइट कहते हैं। और ये माइक्रोजाइट क्या किया कि दीवार को तोड़ करके बाहर निकल गया, और ये माइक्रोजाइट आगे जाकर के मेरोजाइट, ये आगे जाकर क्या बन गया, ये प्लाज्मोडियम का कोशिका बन गया, जो आगे जाकर के हमारे बॉडी में जाएगा तो रोग उत्पन्न करेगा। कौन सा रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण, हमको बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अंतर, एग्जाम में बार बार आता है कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर क्या है, तो आप लोग अंतर लिख लीजिएगा। इसमें पहला जो अंतर है कि द्विखंडन में इसमें दो संतान की उत्पत्ति होता है, और बहुखंडन में क्या होता है, इसमें कई संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें केंद्रक निकाय का एक ही बार विभाजन होता है, तो जो केंद्रक होता है ना, एक ही बार डिवीजन करेगा, वो एक ही भाग में बटेगा। उसमें क्या होता है कि इसका केंद्रक बार बार बंटवारा करेगा, विभाजित होगा। इसमें द्विखंडन में क्या होता है कि इसमें कोई भी अवशेषी भाग नहीं बचता है, बहुखंडन में अवशेषी भाग बच जाता है। यह अनुकूल परिस्थिति में होता है। अब बहुखंडन क्या है कि अनुकूल रहो चाहे प्रतिकूल रहो, दोनों भाग में होगा। पहले समझिए कि अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है। जब कंडीशन में जैसा सोचे हम वैसने रहे तो मेरे अनुकूल है, और जैसा हम सोचे थे वैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्रतिकूल है। मान के चलिए कि पूरा ठंडा कर ले है, अब हमसे ठंडा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये मेरे ठंडा बर्दाश्त करने की क्षमता से बाहर, यानी कि मेरे लिए ठंडा का मौसम प्रतिकूल है। हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं है, और हम चाह रहे कि नहीं, चलो भाई नॉर्मल ठंडा रहे, जितना बर्दाश्त कर सकते, क्या हुआ कि मेरे जैसे अनुकूल है। तो अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन होता है, अब अनुकूल या प्रतिकूल जो भी रहे उसमें क्या होता है, बहुखंडन होता है। द्विखंडन क्या होता है कि अमरत्व प्राप्त होता है, जैसे बैक्टीरिया पेरिमीशियम, ये कहनो नहीं मरेगा अपने से, एंटीबायोटिक खा लेगा तो मर ही नहीं जाएगा। अब आइए कि इसका, अब बहुखंडन में क्या होता है कि अमरत्व का प्रभाव होता है। चलिए अब आइए अगर लैंगिक जनन का जो पार्ट है वो मुकुलन है। एक होता है मुकुल, एक होता है मुकुल, एक होता है मुकुलन। जैसे मान के चलिए मुकुल, मुकुल ये समझिएगा। जैसे मान के चलते हैं
कि कोई पौधा है, वो पौधा पे थोड़ा सा गांठ बन गया। अब वो गांठ क्या हुआ कि गांठ बड़ा हो करके क्या किया कि वो पौधा बन गया, नया पौधा। गांठ क्या में बदल गया, एक नया पौधा में बदल गया। तो ये गांठ जो नया पौधा में बदल जा रहा है, नया पौधा जो बन रहा है, वो किससे बन रहा है? उसमें कोई बीज की जरूरत है? नहीं है। तो हम पहले ही बताए कि अलैंगिक जनन में बीज की जरूरत नहीं होता है। तो मुकुलन जो होता है मुकुल से बनता है, जिसको बड बोलते हैं, जिसको कली बोलते हैं। जिसे देखिए, मुकुलन एक प्रकार का लैंगिक जनन है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कभी कभी उच्चारण में दिक्कत हो जाए तो माफ कीजिएगा, जो लिखा हुआ है उसको पर भी गौर कीजिएगा, ठीक है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें एक छोटे से मुकुल यानी कली से एक संतान का उत्पत्ति होता है, एक जीव बनता है। किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह से कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल मने कली कहते हैं। अब देखिए, मुकुल विकसित होकर के पूर्ण जीव बना देता है। अब मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। आप टोटली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। अब देखिए क्या, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हाइड्रा है, एक प्रकार का जीव है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक कली है। कली में क्या हुआ, तो छोटा छोटा स्पोर बनना शुरू हो गया। ये जब स्पोर जब बड़ा हुआ, तब बड़ा हुआ तो कहा कि नहीं हम अलगे रहेंगे। कैसा होता है, घर में बच्चा है तब तक ठीक है, थोड़ा सियाना हुआ तब भी ठीक है। जैसे ही फूस गई पत्नी, आ गई घर में, शादी हो गया, और पत्नी थोड़ी सी 2-4 महीना देख ले, घर के रहन सहन तक कहे कि अब नहीं रहना है जी, आइए हम अलगे रहेंगे अब। तो यही बात है, ये छोटा सा कली बना। कली जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अलगे हो गया, बोला कि हम नहीं रहेंगे साथ है। तो ये एक ही किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह, कौन सा सतह, बाहरी सतह। ये क्या है, ये बाहरी सतह है। इस बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से क्या बना, उभार बना, जिसको कली कहते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। और मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, बीजाणु जनन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। तब बीजाणु जनन किसमें होता है, ऐसे पौधे जिनमें फूल और फल नहीं लगते हैं। ऐसे पौधे में प्रजनन के लिए बीजाणु धनियों में बीजाणु बनते हैं। बीजाणु धनी के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण रहता है, जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। अब बीजाणु किस किस में बनता है वो देखिए। बीजाणु बैक्टीरिया में बनता है, कवक में बनता है, शैवाल में बनता है, और पौधों द्वारा भी निर्मित होता है। बीजाणु जनन में इतना लिख लीजिएगा, फोटो छाप लीजिएगा, कंप्लीट सिलेबस। आगे आइए, पुनर्जनन, रिफॉर्मेशन या रीजनरेशन। इसको एक तरह से रीजनरेशन कहिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ थे, पुनर्जनन पे। तो पुनर्जनन वह प्रक्रिया है जिसमें यदि किसी जीव के शरीर का कोई भाग नष्ट हो जाता है तो वह पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई बिछौती है, बिछौती मैंने समझते हैं ना, छिपकली। अब छिपकली के पूंछी जब कट जाता है तो देखिए कुछ दिन में पर नया पूंछी बन जाता है, लग जाता है, यानी जम जाता है। नया पूंछी, किसी छिपकली का नया पूंछ फिर से जन्म ले लेता है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखना है, अलैंगिक जनन पुनर्जनन कैसा होता है ये देखना है। तो इसका अगला पॉइंट जो है वो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी जीव को किसी तरह काट दिया जाए, जैसे काटना है वैसे काट दीजिए और कई टुकड़ों में उसको तोड़ दीजिए, तो उन जितना टुकड़ा किए हैं सब टुकड़ा में से क्या होगा, एक अलग अलग प्रकार के जीव फिर से बन जाएगा। वही वाला कहानी हो गया।
कि जितना जय बार मूड़ी काटिएगा तय बार मूड़ी जम जाएगा। ले है ना, रामायण में राम जी तीर मार रहे हैं, रावण के सर कट जा रहा है, फिर उग जा रहा है, फिर काट रहा है, फिर उग जा रहा है। क्या हो रहा है, वो रीजनरेट हो रहा है, दोबारा जनरेट उसका जनरेट हो रहा है, यानी कि दोबारा जन्म ले रहा है। ठीक है, तो यदि किसी जीव को किसी तरह काट दिया जाए या कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो इनमें से कई टुकड़े अलग अलग जीवों में विकसित हो जाते हैं। ऐसी क्षमता को क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे फ्लैनेरिया और हाइड्रा जैसे जीवों में पुनर्जनन देखा जा सकता है। हाइड्रा में क्या होता, एक कली से भी उत्पन्न हो रहा था। इसमें एक और गुण है कि अगर बीच में काट देगा तो नया बना लेगा। हमनिया में वैसा रहता, लेकिन नहीं है, अफसोस क्वेश्चन सिस्टम में नहीं बना है। अब देखिए यहाँ हम फोटो देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फोटो देख लेते हैं, क्योंकि देखने से ज्यादा समझ में आता है कि नहीं। ये प्लानेरिया है। प्लानेरिया को क्या किया है कि दो भाग में काट दिया है। अब बाद में क्या किया है कि यो एगो नया जीव बन गया और यो एगो नया जीव बन गया, है कि नहीं। तो ये जो नया जो निर्माण हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पुनर्जनन कह रहे हैं, रीजनरेशन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बीच में रोक दीजिएगा, जहां जहां लिखा हुआ है उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के टाइम में आपका बनाया हुआ नोट्स काम देगा। और ये आपको नोट्स के फॉर्म में है, ये हम रात दिन मेहनत करके एक एक लाइन को अपने खुद से टाइपिंग करके इस चीज को तैयार किए, लिखे हैं, ये आपके लिए बनाए हैं। ये नहीं कि सबके जैसा कॉपी किताब उठाएं बड़का मोटका भारतीय भवन वाला और रट्टा मार के लिखा दे रहे हैं, माथा पर इतना बोझा। रट्टा मार से नहीं होता है तैयारी, समझना होता है। पुनर्जनन माने दोबारा जनन, ये तो शब्द से पता चल जा रहा है। पुनर्जनन माने दोबारा जनन हो रहा है, क्या चीज से, तो कर शरीर से। शरीर के कितना टुकड़ा में काट दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जितना टुकड़ा हुआ फिर टुकड़ा काट दिया, क्योंकि नया जीव बन गया। यही तो समझना है, कितना सिंपल है बायोलॉजी, फिर भी कहता है कि बायोलॉजी। चलिए खंडन, फ्रेगमेंटेशन, ये भी सेम चीज वैसा ही है। खंडन क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वो पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर दो या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये देखिए, इसको समझिए। पहले वहां पे क्या कर रहे थे, किसी कारणवश काट रहे थे, जैसे कोई जीव था उसको किसी कारणवश काट रहे थे, तब जाकर के वो नया जीव बन रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, ये अगर जीव अगर सियाना हो गया है, पूरा मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, तो ये अपने से क्या करेगा, बीच बीच में से डिवीजन कर लेगा, और ये डिवीजन क्या करेगा कि नया जीव बन जाएगा। इसी कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट माने होता है खंड, और फ्रेगमेंटेशन माने खंडन। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर दो या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। कायिक का मतलब पहले ही समझा दिए थे कि काया माने शरीर, और शरीर से बना है कायिक, और कायिक प्रवर्धन एकदम ठेठ देहाती में समझ जाइए, फिर ताकि आपको समझने की जरूरत ना पड़े। आप दूसरे को बैठा कर समझा दीजिए कि ये बैठो, कैसे होता है, हम समझाते हैं ना। चलिए यहाँ देखते हैं कि एक पौधे के अलैंगिक प्रजनन का यह एक रूप है। कायिक प्रवर्धन क्या है, यह एक पौधे के अलैंगिक प्रजनन का रूप है, जिसमें एक नया पौधा तनों, जड़ों और पत्तियों से विकसित होता है। एक नया पौधा किससे विकसित होता है, तना से या जड़ से या पत्तियों से विकसित होता है। ठीक है, अभी दो तरह का होता है कायिक प्रवर्धन, दो तरह का होता है। कैसे होता है उसे सुन लीजिए। बीज द्वारा प्रवर्धन, जब बीज से पौधा तैयार किया जाता है इसे बीज प्रवर्धन कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधे के अंग होते हैं, इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उन्हें कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे मान के चलिए गुलाब का पौधा रोप दिए आप, है कि नहीं,
तो गुलाब के जो पौधा रोप दिए वो क्या था, वो तना था, डंठल था, काट के क्या किए, मिट्टी में दबा दिए, उसमें से नया एक पौधा तैयार हो गया। जो कलम लगाते हैं ना, कलम, समझिए कि कलम काय है, कायिक प्रवर्धन का काय वो है, उदाहरण है। केथारी रोपते हैं, क्या है, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। आलू रोपते हैं, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। अदरक रोपते हैं, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। शकरकंद है, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। बहुत चीज है उदाहरण में अगर लीजिएगा तो, यानी कि बिया रोपने की जरूरत इसमें नहीं है। उसका तना, पत्ती या जो उसका होता है उसको आप जमीन में दबा दीजिए। देखिए इस फोटो में समझिए, यह एक पौधा था, यह एक पौधा था। पौधा के क्या किया कि डंठल यहां से काट दिए, तना, आई डंठल को काट करके क्या किया कि मिट्टी के गमला में इसको दबा दिए। ऐसे क्या हो गया कि एगो और नया पौधा बन के तैयार हो गया। जड़ी फूटा, जड़ी फूट कर क्या किया, एक नया पौधा तैयार हो गया। तो जो नया पौधा है, कलम लगाने की जो विधि है, ये किसका उदाहरण है, ये कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। आगे देखते हैं, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की सब जितना देख रहे थे सब अलैंगिक जनन का प्रकार देख रहे थे। अब लैंगिक जनन देख लीजिए क्या होता है। लैंगिक जनन में प्रजनन की वह क्रिया है जिसमें दो युग्मकों, इसको गैमेट्स बोल रहे थे, दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज कहलाता है। और युग्मनज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो इसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। समझे। यदि युग्मक समान आकृति वाला हो तो उसे सम युग्मक कहते हैं, और जो और समान युग्मक अगर नहीं है तो उसको विषम युग्मक कहते हैं। चलिए, सम युग्मक के संयोग को संयुग्मन कहती तो बाद की चीज है, तो ये हम ऐड कर दिए थे। अब देखिए लैंगिक जनन किस तरह का होता है, तो सुन लीजिए। लैंगिक जनन भी 4 तरह का होता है। और कैसे होता है इसे देख लीजिए। पहला होता है जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको सामान्य लैंगिक जनन कहते हैं। समान लैंगिक जनन में दो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जनन कोशिका, दो जनन कोशिकाएं मिल करके जाइगोट बनाता है। क्या है, दो अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग जनन कोशिकाएं। जनन कोशिका हमारे क्या है, अंडाणु और शुक्राणु, ये मानव के लिए है। मानव के लिए क्या है, जनन कोशिका, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जिसको युग्मनज कहते हैं। वही जाइगोट जब बड़ा होगा, जब उसके अंदर सेल डिवीजन होगा, तो क्या बन जाएगा, वो एम्ब्रियो बन जाएगा। जब एम्ब्रियो जब विकसित होगा तो एक शिशु का रूप ले लेगा, और जब फिर वो किसका क्या होगा, फिर एक जन्म होगा। चलिए, एक उभयलिंगी, ऐसा भी होता है जैसे नर और मादा दोनों एक ही पौधा में उपस्थित हो, या नर और मादा एक ही जीव में हो, है कि नहीं। रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है जैसे, तो वो क्या है, दोनों एक ही जीव में है, तो क्या हो गया, उभयलिंगी हो गया। जैसे केचुआ है, केचुआ में क्या होता है कि मेल वाला पार्ट भी होता है, फीमेल वाला भी पार्ट होता है। अड़हुल का फूल देखे होंगे, वो मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। स्टार फिश में क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों रहे, समझिएगा ध्यान से, एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर उपस्थित है, तो वो क्या है, वह उभयलिंगी प्राणी है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा ये चीज। अब एक होता है आसेचन, बिना निषेचन के फल बन गया, समझे। देखिए कैसे होता है, बताते हैं। यह एक प्रजनन की विधि है जिसमें अंडाणु बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाते हैं। एक टेक्निक है, समझे। यह एक क्या है, टेक्निक है, जिसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में, पार्थेनोजेनेसिस से बहुत ज्यादा सवाल था, कम से कम हमने 8 को सवाल को डाला है पार्थेनोजेनेसिस से, जाकर देख लीजिएगा, इस पर वीडियो डाला हुआ है। एक होता है डिंभ जनन, पाइडोजेनेसिस। हमने बोला था जेनेसिस का मतलब पिछले वीडियो में भी, कि जेनेसिस माने बनाना, निर्माण करना। जेनेसिस का मतलब वो होता है निर्माण करना। तो पेडोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा
जीव अपने शरीर के परिपक्वता हासिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह जनन करता है। समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाते हैं। मान के चलते कि हम सयान नहीं हुए हैं, मेरा स्पर्म मैच्योर नहीं हुआ है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको ये मत समझिएगा कि लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि मान के चलते कि हम हैं और हम अभी बच्चा हैं और अभी उस क्षमता हमारे अंदर नहीं हुआ है कि हम बाप बन जाए, लेकिन फिर भी हम कोई टेक्निक के द्वारा, कोई तकनीक के द्वारा हम पिता बन गए। तो ये जो प्रक्रिया जो हुआ, ये क्या कहलाया? ये पेडोजेनेसिस कहलाया। क्या कहलाया? पेडोजेनेसिस। गाना सुने हैं ना? नहीं छोड़िए, ज्यादा है समझिएगा। अब पेडोजेनेसिस क्या है कि एक ऐसे जीव द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया है जिसने शारीरिक परिपक्वता हासिल नहीं किया है, फिर भी वो जनन कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा लास्ट स्लाइड था और रुद्रा बायोलॉजी पे आपने अपना कीमती समय देकर के ये वीडियो इसका देखा, आपको तहे दिल से शुक्रिया। ये फ्री बैच है और मेरा नाम रविरंजन है, जिसमें मेरा नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और एक वीडियो इसका एक पार्ट और ला रहे हैं, ये पार्ट 1 था। समय की व्यस्तता के कारण हम रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सेकंड चैप्टर जो है 12th क्लास बायोलॉजी का, उसका आज हम देख लेंगे। शाम में उसका वीडियो हो सकता है डालें। और तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर अगल बगल जो होगा उसे शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमसे जो तनी मनी भूल गलती हुआ होगा उसको क्षमा चाहते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि क्या छूटा, क्या बाकी रह गया, वो हम फिर से कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।